तो मैंने थोड़ा संघर्ष का रास्ता चुना। जब मैंने शुरू किया तो मेरे घर में टेलीफोन कनेक्शन भी नहीं था, तो 6600 से ज़्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इतने रोज़गार हमने दे रखे हैं उत्तराखंड में। मेरे पिताजी मेरे हीरो हैं, उनसे मुझे हमेशा मॉरल सपोर्ट मिलता रहा। तू साथ न दे मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है। देखिए, उत्तराखंड में हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना है और जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बनना है। हमारे लिए उत्तराखंड आंदोलन बड़ा ही भावनात्मक आंदोलन था। तो उस समय जो न्यूज़पेपर हम लोगों की न्यूज़ कैरी करता था, उससे भी हमको बड़ा भावनात्मक लगाव हो गया। तो वो एक न्यूज़पेपर जो है अमर उजाला है। नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला में और आपके साथ मैं हूं करण सिंह दयाल। अपनी खास सीरीज पहचान में हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसने अपनी मेहनत, लगन और समर्पण से न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में एक अलग पहचान बनाई है। अपनी इस खास सीरीज में आज हमारे साथ मौजूद हैं ग्राफिक एरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर कमल घनसाला जी। सर, अमर उजाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपके सफ़र पे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जब आपने सफ़र शुरू किया और आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं, उस दौरान नौकरी की बड़ी डिमांड रहती थी, तो फिर वो कॉलेज कंप्लीट करने के बाद आपने किस तरह से अपना सफ़र शुरू किया? देखिए, मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करने के बाद थोड़ा सा कुछ अलग सोच लिया, क्योंकि मेरे साथ के जितने लोग थे वो तो उस ज़माने में मल्टीनेशनल कंपनीज में चले गए। इवेंचुअली मोस्ट ऑफ देम गॉट सेटल्ड इन यूएसए। तो मैंने थोड़ा संघर्ष का रास्ता चुना और एक जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बनने की कोशिश की। और मैंने स्टडी भी किया यहाँ उस ज़माने में किस तरह के कंप्यूटर सेंटर्स वगैरह थे। तो थोड़ा एडवांस कोर्सेज़ की कमी थी उत्तराखंड में, और ग्राफिक्स का खासकर मुझको ऐसा अंदाज़ था कि आगे आने वाले टाइम में वो पूरा एरा ही ग्राफिक्स का होने वाला है। इसीलिए मैंने जो कंप्यूटर सेंटर था उसका नाम भी ग्राफिक एरा रखा और कंप्यूटर ग्राफिक्स की ट्रेनिंग से शुरू किया। और उस ज़माने में कैड वगैरह भी पढ़ाना शुरू किया और ऑटोडेस्क के सॉफ्टवेयर वगैरह में लोगों को ट्रेनिंग दिया करते थे। तो इसलिए नाम ग्राफिक एरा हो गया, क्योंकि ग्राफिक्स के बारे में था। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि उस ज़माने में, तो मैं 93 की बात कर रहा हूँ, तो उस समय तो विंडोज़ 95 भी नहीं आई थी, इंटरनेट भी नहीं था। और इनफैक्ट जब मैंने शुरू किया तो मेरे घर में टेलीफोन कनेक्शन भी नहीं था। तो उस समय ग्राफिक एरा शुरू किया गया। 29,000 रुपये में एक कंप्यूटर, उस ज़माने में 386 कंप्यूटर असेंबल करके, और उससे फिर हमने काम शुरू किया। जी सर, जैसा इस सेगमेंट का नाम है पहचान, और डॉक्टर कमल घनसाला जी की जो पहचान है आज पूरे देश में, उसके पीछे किन लोगों का योगदान है और कैसे आपको प्रेरणा मिली? देखिए, तो धीरे धीरे लोग, अगर आपके इंटेंशन साफ हों तो लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। और अगर आप, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इस वहाँ से शुरू होके, एक उस समय तो मैं अकेला टीचर था, और आज ग्राफिक एरा पूरे ग्रुप में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अगर एम्प्लॉयज़ की आप बात करें तो 6600 से ज़्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इतने रोज़गार हमने दे रखे हैं उत्तराखंड में। इसके अलावा जो लोग अपना काम कर रहे हैं, जैसे अगर कोई पेइंग गेस्ट का वो चला रहा है, ऑप्शन चला रहा है, या कोई कैटरिंग का कर रहा है, वो अलग है। इसके अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोग जो ग्राफिक एरा में काम करते हैं, जो मतलब या तो डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं या किसी एजेंसी के थ्रू हैं, वो 6600 से ज़्यादा है। तो ये मैं एक अपना अचीवमेंट मानता हूँ कि इतने लोगों को रोज़गार यहाँ पे मिला। और इसके पीछे बहुत से लोग हैं, जैसे प्रोफेसर के.पी. नौटियाल जी का नाम लेता हूँ मैं, जो उस ज़माने में गढ़वाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुआ करते थे। और मैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी उनके कंप्यूटराइजेशन के लिए गया था। मैंने गढ़वाल और कुमाऊं यूनिवर्सिटी दोनों को, उससे पहले इन लोगों की मार्कशीट जो है हैंड रिटन आती थी, तो पूरा सिस्टम, रिजल्ट डिक्लेरेशन का वो पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज किया। और उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया, नौटियाल साहब ने। और वहीं से आइडिया आया कि एक, उससे पहले तो हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर थे और प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर थे, गवर्नमेंट और प्राइवेट में ट्रेनिंगें दिया करते थे। आइडिया आया कि एक इंस्टीट्यूट शुरू करें, और वहाँ से ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 98 में शुरू हुआ।
उस ज़माने में बीसीए और बीएमआईटी 2 प्रोग्राम चलाते थे। बीसीए तो हम लोग फर्स्ट थे जो उस ज़माने में चलाते थे, बीएमआईटी भी फर्स्ट थे। उसके बाद 2000 में हमने एमसीए शुरू किया, 2001 में इंजीनियरिंग हुआ, 2008 में हम डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गए और 2011 में हमने एक और यूनिवर्सिटी ग्राफी करा, हिल यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ के लोगों को हम चाहते थे कुछ फ़ीस वगैरह में कुछ जो है राहत मिले और एडमिशन्स में भी सीटें रिज़र्व हों। तो जो हमारा हिल यूनिवर्सिटी है उसमें 50% रिजर्वेशन है उत्तराखंड के बच्चों के लिए, और वो पहली यूनिवर्सिटी बनी स्टेट यूनिवर्सिटी। उससे पहले भी प्राइवेट स्टेट यूनिवर्सिटियाँ बनी थी, वो पहली स्टेट यूनिवर्सिटी बनी जिसने उत्तराखंड के बच्चों को ट्यूशन फीस में 25% का जो है स्कॉलरशिप दिया या राहत दी, जो मैं बोलता हूँ। उसके बाद क्योंकि एक ट्रेंड सेट हो गया, उसके बाद जो भी यूनिवर्सिटीज़ आई उन सबको ये सब कुछ उन्होंने भी किया। अब जितनी भी हैं वो सारी यूनिवर्सिटियाँ करीब 25% 26% ट्यूशन फीस में वेवर देती हैं। तो ये भी हमने किया और हम पहले हैं जो पहाड़ गए। हम भीमताल गए 2011 में, और अब हमारा भीमताल में बड़ा अच्छा कैंपस है और अब इसी वर्ष तो मतलब अब 26 बैच का भी प्लेसमेंट चल रहा है, तो गूगल में भी भीमताल के बच्चे का प्लेसमेंट हुआ है। तो इन ऊंचाइयों तक ले गए और हमारी स्ट्रेंथ रही कि हमारे यहाँ जितने भी बच्चे आए वो लोअर मीडियम क्लास या मीडियम क्लास फैमिली बैकग्राउंड से आए, तो उनके अंदर एक भूख रही कि जीवन में कुछ करना है। तो ये अगर कोई मुझे पूछे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो स्ट्रेंथ ये है कि मेरे यहाँ मीडियम क्लास फैमिली बैकग्राउंड के लोग आते हैं और उनको कुछ करने की भूख होती है। अगर भूख हो तो ज़िंदगी में सब कुछ किया जा सकता है। आपके सपने होने चाहिए और आपको बड़े सपने देखने चाहिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए, और जब एक सपना पूरा हो जाए तो उसके बाद दूसरा सपना अपनी आंखों में पाल लेना चाहिए। सर, सपने की बात करी आपने, एक छोटे से सेंटर से और ग्राफिक एरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन तक का सफ़र कितना चुनौतीपूर्ण था, किस तरह की दिक्कतें परेशानी आई और उनसे उभरने के लिए, उनसे पार पाने के लिए डॉक्टर कमल घनसाला जी ने क्या किया? देखिए, चुनौतियों से ही रोमांच आता है जी। और मोनोटोनस लाइफ तो मेरे ख्याल पसंद नहीं होनी चाहिए किसी को भी जो प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन है। तो टाइम टाइम पे चुनौतियां आती गईं और जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का आकार बड़ा हो जाता है तो चुनौतियों का आकार भी बड़ा हो जाता है। और नॉर्मली जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है वो तो इन सारी चीज़ों के लिए तैयार रहता है। इनफैक्ट जब चुनौतियां नहीं आती तो कई बार बड़ा अजीब सा लगता है कि करने को कुछ नहीं है। तो क्राइसिस आते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट होता है, लेकिन कभी भी ये आदमी को नहीं समझ लेना चाहिए कि मुझे जो दिक्कत आ रही है मेरी लास्ट दिक्कत है। अगर आप प्रोग्रेसिव हैं तो उसके बाद दिक्कत और आएंगी और विकराल रूप लेके आएंगी और आपको उनको सॉल्व करने में मज़ा आएगा। तो मैं तो ये भी मानता हूँ कि चुनौतियाँ जो होती हैं यही आपको फिट रखती हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, और आपको आगे जाने के लिए प्रेरित करती हैं। और जहाँ तक ग्राफिक एरा का सवाल है, पिछले 6 सालों से हम टॉप 100 इंस्टीट्यूशन की लिस्ट में हैं एनआईआरएफ में। इनफैक्ट हम पहले इंस्टीट्यूशन, पहली यूनिवर्सिटी हैं उत्तराखंड में जो सबसे पहले टॉप 100 में आई थी और तब से लगातार है, और इस बार हमारी 48 रैंकिंग है यूनिवर्सिटी में, और मैनेजमेंट में भी 51 है, इंजीनियरिंग में 51 है। और अब हमने वर्ल्ड और एशिया रैंकिंग की तरफ ध्यान देना शुरू किया है, और जो क्यूएस की साउथ एशिया रैंकिंग है वो ग्राफिक एरा की 138 है, और क्यूएस की जो एशिया रैंकिंग है वो 523 है। और इसके अलावा अगर टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो हम 600 से जो 800 का बैंड है उसमें टाइम्स की रैंकिंग में है। तो आगे जाके इन रैंक्स को और इम्प्रूव करना है, ये हमारा टारगेट है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल आपने गढ़वाल कुमाऊं की बात करी। हम देखते हैं देहरादून में और शहरी इलाकों में कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ तो आते हैं, लेकिन पहाड़ तक हायर एजुकेशन पहुंचाने के लिए आप क्या मानते हैं कि हमें किस तरह से काम करना होगा और इन बड़ी यूनिवर्सिटियों को पहाड़ तक कैसे पहुंचाना होगा? देखिए, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि जो यूनिवर्सिटी जो लोग चला रहे हैं उनका बैकग्राउंड क्या है और उनका अल्टीमेट टारगेट क्या है। क्या इसको एक कॉमर्शियल वेंचर की तरह देखा जा रहा है? अगर कॉमर्शियल वेंचर की तरह देखा जा रहा है तो वो ये देखेंगे ज़्यादा वॉल्यूम किधर आएगी, और ज़्यादा वॉल्यूम तो या देहरादून में आएगी या हल्द्वानी में आएगी। लेकिन अगर वो थोड़ा दर्द उत्तराखंड के लिए है तो अंदर भी जाएंगे। जैसे हम तो 2011 में, अब बताया मैंने, भीमताल चले गए थे,
और उससे वहाँ के लोगों को, खासकर जो सैनिक परिवार के बच्चे हैं, उनको बड़ा फ़ायदा मिला। क्योंकि वो अगर देहरादून आते हैं, एक तो देहरादून में बच्चे को एकदम से बहुत सा एक्सपोजर एक साथ मिल जाता है जो एकदम पहाड़ से निकला हुआ है। भीमताल में आपको पता है क्लाइमेट अच्छी है, रहने का खर्चा कम है, और बच्चा जो है फोकस्ड रहेगा, इसके चांसेस भीमताल में ज़्यादा हैं। तो हमारे तो प्लान्स हैं अभी, और जगह बहुत सी जगह तो हम स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोलना चाहते, जैसे मुंशियारी में जो इंटर कॉलेज है उसमें हम लोग जो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलना चाहते हैं। तो हमारे तो प्लान्स हैं पहाड़ में और अंदर जाने के, लेकिन ये डिपेंड करता है, आपने औरों के बारे में पूछा कि उनका अल्टीमेट गोल क्या है, उसके हिसाब से ही वो जगह का सिलेक्शन करते हैं। सर, ग्राफिक एरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन देखा है हमने कि शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा है, लेकिन जब कभी भी उत्तराखंड में कोई विपदा आती है, आपदा आती है, हम देखते हैं अक्सर, जैसे अभी हाल ही में इस साल जो आपदा आई, चाहे वो फिर उत्तरकाशी की हो चाहे चमोली की हो, वहाँ पे भी ग्राफिक एरा अपनी पहुँच बढ़ाता है। तो इसके लिए प्रेरणा कैसे मिलती है? देखिए, ग्राफिक एरा अगर आप प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन का ग्रुप है। हमारे पास 41,000 से ज़्यादा बच्चे हैं, और जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे उत्तराखंड से हैं। तो जो बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं वो हमारी एक फैमिली है। तो अगर हमारी फैमिली कहीं पे भी अगर किसी क्राइसिस में होगी तो हमें तो मॉरली तो हमको वहाँ जाना चाहिए। और मैंने तो जोशीमठ में भी जब ज़मीन जो है नीचे सेटल होने लगी, तो मैंने 100 बच्चों को जो है वो दिया था कि आप फ्री यहाँ आके कोई भी प्रोग्राम कर लीजिए। तो 100 तो वहाँ से नहीं आ पाए, लेकिन 60 के करीब बच्चे जोशीमठ के ऐसे हैं और जो प्रभावित हुए हैं जो लैंड सेटलमेंट हो रहा है उससे, और वो ग्राफिक एरा में पूरा कोर्स जो है फ्री कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम करते हैं। कोविड में हमने किया, अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। कोविड में हमारे एक अध्यापक की मृत्यु हो गई। तो जब मृत्यु हो जाती है ऐसे, तो हम लोग कुछ अमाउंट तो ऐसा होता है जो बिना कैलकुलेशन के 24 घंटे के अंदर उस फैमिली को दे देते हैं अगर वो ग्राफिक एरा में काम कर रही है। उसके अलावा उनकी पुत्री उस समय क्लास 10th या 11th में थी, तो और मदर की पहले डेथ हो चुकी थी, तो उसको हमने अपने आप पूरी जो उसकी पढ़ाई है उसे स्पॉन्सर किया। और ये बताते मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 2 दिन पहले उस छात्रा का जो है वो गूगल में प्लेसमेंट हो गया है। तो इस तरह से आपको अपने लोगों की मदद तो करनी चाहिए। और खाली उत्तराखंड के, अगर कोई बाहर वाला भी अगर किसी परेशानी में होगा तो मदद तो है, तो हम सब भारतीय हैं, तो मदद का जज्बा तो हमारे अंदर होना चाहिए। और बाय द एंड ऑफ द डे जब आप अपने को एनालाइज करते हैं तो फिर यही आपका अचीवमेंट है कि आपने कितनी ज़िंदगियां जो अदरवाइज नहीं बन पाती और आपने बना दी हैं। देखिए, अगर आपके यहाँ कोई बहुत ही मेरिटोरियस बच्चा आ गया तो किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाता तो अपना करियर बना देता। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा बच्चा जो उतना मेरिटोरियस नहीं था या मेरिटोरियस था उसके पास पैसा नहीं था, उसको सपोर्ट करके आगे बढ़ाया, तो यही आपका अचीवमेंट है। बड़ा शानदार किस्सा आपने साझा करा। और इस तरह का अगर कोई खट्टी मीठी यादें जब आप अपनी ज़िंदगी की याद करते हैं, तो अगर हमारी ऑडियंस के साथ अगर आप साझा करें वो कुछ खट्टी मीठी यादें जिन्हें आप अक्सर आज भी याद करते हैं। देखिए, जो आपकी खट्टी यादें होती हैं उनको तो मैं सबको यही सलाह दूंगा, तुरंत भूल जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। और उनको याद रखोगे आप तो फिर उन्हीं में गुम रह जाओगे। तो बहुत सी अच्छी यादें हैं, जैसे मैंने कहा कि जब ज़रूरत पड़ी ग्राफिक एरा को तो अच्छे अच्छे लोगों का सहयोग मिला। बहुत से लोग हैं, जैसे मैंने प्रोफेसर के.पी. नौटियाल जी का नाम लिया, और कैपरी में उस समय ग्राफिक एरा चला करता था, तो कैपरी के ओनर अफजल खान जी हैं, उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की है। और उसके बाद भी लाइफ में आगे मददगार, जब ज़रूरत पड़ी तो मददगार लोग मिलते गए जिन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा मेरे पास होता नहीं था। खाली मेरे वादों पे लोग विश्वास करते थे और मैं वादे पूरे भी करता था। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो जुड़ते चले गए। और मॉरल सपोर्ट जो है मुझको हमेशा, अगर आप पूछें कि मेरे हीरो कौन है, तो मेरे पिताजी मेरे हीरो हैं। उनसे मुझे हमेशा मॉरल सपोर्ट मिलता रहा। और उन्होंने, ये तो चलिए ग्राफिक एरा की बात है, इससे पहले भी अगर मैं कभी लाइफ में किसी चीज़ को ना कर पाया हूँ, फेल हुआ हूँ, उन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया कि और मेहनत करो और दोबारा कोशिश करो, आप ज़रूर मंजिल मिलेगी। तो इस तरह से हम लोग आगे चलते रहे। हाँ, शुरुआती दिनों में आप जैसे फर्स्ट टाइम मेरे बारे में न्यूज़पेपर में कोई गलत चीज़ छपी थी, और मैं मीडियम क्लास फैमिली का आदमी था, हमारे घर में तो किसी का नाम अखबार में आया भी नहीं था तब तक, और आया और
कुछ गलत सी कोई खबर किसी ने छाप दी थी, तो बड़ा डिस्टर्ब हुआ मैं। और शाम को वो छोटा सा न्यूज़पेपर था, कभी कभार जब उनको मसाला मिलता है तो छाप देते हैं। शाम को उसके एडिटर मेरे पास आए और उन्होंने कहा आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो, अगर मैंने लिखा है आपने लाखों रुपये का चूना लगाया किसी डिपार्टमेंट को, तो आपको इस लायक तो बनाया कि लाखों में बात हो रही है आपकी, आप मुझे थोड़ा चंदा दे दीजिए, कल मैं इसका खंडन छाप दूंगा। तो वहाँ से मेरी समझ में आया कि अगर कुछ छप भी जाता है, देखिए अगर आपके यहाँ कोई चीज़ गलत होगी तो न्यूज़पेपर का भी एक नैतिक कर्तव्य है, उसको ज़रूर कवर करेंगे। लेकिन अगर ऐसे ही कोई चीज़ छप भी जाती है तो आपको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रिएक्ट करेंगे तो फिर वो लोग सीरियल उसको छापेंगे। तो आप चीज़ों पे अननेसेसरली रिएक्ट ना करें, और कभी भी ये मत सोचें कि जो प्रॉब्लम आपके पास आई है वो लास्ट प्रॉब्लम है। अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और आपको देन एंड देयर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। और अगर प्रॉब्लम्स आनी बंद हो गई, इसका मतलब आपकी ग्रोथ रुक गई है। क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम्स तो इसलिए आती है कि लोग आपको टारगेट करते हैं, और टारगेट उसी को करते हैं जो सबसे आगे लाइन में चल रहा होता है, उसी को टारगेट किया जाता है। तो अगर लोगों ने टारगेट करना बंद कर दिया, इसका मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में दमखम कम हो गया। तो इस तरीके से आप लेंगे तो आगे तो इन सारी चीज़ों में बड़ा मज़ा आता है, सारी चीज़ें होती रहती हैं। आप इस मुकाम में हैं और जाहिर सी बात है कि पूरा दिन हर दिन व्यस्ततम रहता होगा, उन सब के बावजूद भी आप यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो किस तरह से मैनेज करते हैं कि आज भी आप बच्चों की क्लास लेते हैं? देखिए, अगर आप मुझसे पूछें कि मैं कौन हूँ, तो मैं यही बोलूँगा मैं अपने सब्जेक्ट का एक टीचर हूँ। और आप पूछेंगे कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, तो मैं यही बोलूँगा कि अपने सब्जेक्ट का बेस्ट टीचर बना रहना। अब मैं नहीं जानता बेस्ट हूँ या नहीं हूँ, बेस्ट बनना चाहूँगा और बने रहना चाहूँगा। तो यही मेरी दो जो है, कोई फाइनेंशियल टारगेट नहीं है, लेकिन ये ज़रूर टारगेट है कि ग्राफिक का नाम ऊंचा रहे। हमने मेडिकल कॉलेज भी शुरू किया है, आपने देखा बड़ा स्टेट ऑफ आर्ट मेडिकल कॉलेज देहरादून में बनाया है। और जब हॉस्पिटल लोग देखते हैं तो लोगों को बड़ी खुशी होती है, जिस लेवल का वो हॉस्पिटल है। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि मेडिकल कॉलेज में इतना मॉडर्न हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं होती, आपने क्यों बना दिया। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये उत्तराखंड के लोगों का जिन्होंने मुझ पर हमेशा विश्वास किया, मैं तो जीरो से चला, मेरी कैपेबिलिटीज़ पे विश्वास किया, तो उनको मतलब धन्यवाद करने का या उनके प्रति कृतज्ञता दिखाने का एक मेरा तरीका है कि मैंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल यहाँ बनाया। बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ वहाँ पे बची हैं और आगे उसको भी और बढ़िया करने की हम कोशिश करेंगे। जी, टीचर की आपने बात करी, आप एक बेस्ट टीचर बनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आज भी आप अपने बेटे को खुद पढ़ाते हैं और अक्सर कोई कार्यक्रम भी बेटे को पढ़ाने के चक्कर में छोड़ देते हैं। तो कितना महत्वपूर्ण है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाने की ज़िम्मेदारी अभी भी खुद उठाते हैं? देखिए, मेरे पिताजी ने मुझको काफ़ी बड़ी क्लास तक पढ़ाया जी, और मैं हमेशा अगर फादर बनना चाहता हूँ तो अपने फादर की तरह बनना चाहता हूँ। मेरे ख्याल उतना तो मैं नहीं टाइम दे पाता, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि बच्चों को, जैसे बड़े वाले बेटे को इंजीनियरिंग के भी कुछ सब्जेक्ट मैंने करवाए, छोटा वाले को मैंने भी 10th में सारे सब्जेक्ट करवाए थे, अभी 11th में है तो उसको पढ़ाता हूँ। तो ये पेरेंट्स को करना चाहिए, क्योंकि बेसिक संस्कार फिर आगे जाके आप दोबारा से बना नहीं सकते उनको, अगर शुरुआत में उनकी नींव नहीं पड़ी। तो ये तो मैं चाहता हूँ कि सारे पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट करें बच्चों के साथ। टाइम इन्वेस्टमेंट ही है ये, आगे जाके उससे फल मिलते हैं। और अच्छे संस्कार बच्चों को दें, जिससे आगे आने वाली बहुत सी प्रॉब्लमें जो आजकल युवाओं में दिखाई दे रही है, अगर उनकी जड़ें मजबूत हैं तो वो प्रॉब्लम्स आगे जाके नहीं आती। जी। शुरुआत में आपने विजनरी की बात करी थी, विज़न की बात करी थी। उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी के 30 शानदार कैंपस हैं, हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है। अब डॉक्टर कमल गंसाला जी का आगे का क्या विज़न है, आगे की क्या योजना है जो उत्तराखंड को मिलने वाली है? देखिए, मैं गढ़वाल और कुमाऊँ दोनों को साथ लेके चलता हूँ। जी, मेरे कैंपस कुमाऊँ में भी हैं, गढ़वाल में भी हैं। तो अभी नेक्स्ट टारगेट तो ये है कि कुमाऊँ में हम लोग मेडिकल कॉलेज लेके आएंगे बहुत जल्दी। ये इमीडिएट नेक्स्ट टारगेट जो है, जी, क्योंकि यहाँ हमने देहरादून में खोल दिया। हमारी प्रेजेंस कुमाऊँ में बहुत अच्छी है, वहाँ के लोगों का हमें बहुत सपोर्ट रहा शुरुआत में। बच्चे बहुत, उन्होंने हम पे बड़ा विश्वास किया, देहरादून में भी बच्चे पढ़ाए, फिर हमने वहाँ कैंपस 2 खोले। जी, तो पहले कुमाऊँ में भी एक ऐसा ही स्टेट ऑफ आर्ट मेडिकल कॉलेज हम खोलना चाहेंगे। ये तो नेक्स्ट यहाँ का है। उसके बाद भी आगे जाके जैसे मौके मिलेंगे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं कोई बहुत जो है ना, बहुत रिजिड टारगेट लेके भी नहीं चलता हूँ। हो सकता है उससे ज़्यादा अवसर मिल जाए, तो आदमी को फ्लेक्सिबल रहना चाहिए कि हाँ, अवसर जो भी मिलेंगे उनको छोड़ूंगा नहीं। जी। एक आखिरी सवाल, हमने अक्सर आपको देखा है जब आप
यूथ को प्रोत्साहित करते हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए तो कोई गाना गुनगुनाते हैं। अगर आप हमारी ऑडियंस के लिए उत्तराखंड के यूथ को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए कोई गीत गुनगुना दें या कुछ शब्द कह दें उनके लिए, ताकि वो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, अपने सपने को हासिल करने के लिए आपसे प्रोत्साहित हो सकें। ऐसा है, देखिए, जब आप किसी सपने को फॉलो करोगे तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, और जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो जितने भी आपके गुड वेदर फ्रेंड्स हैं वो सब छोड़ के चले जाएंगे, तो आप अकेले रह जाओगे। तो उस समय संतोषानंद जी की कुछ लाइनें हैं जो उन्होंने, एक गाना बड़ा फेमस गाना है उनका, एक प्यार का नगमा है, जी। उसमें शामिल तो नहीं है क्योंकि उन्होंने लिखी थी, तो उन्होंने मुझको बताया था कि कुछ लाइनें हैं, वो मैं जी। तो आपको बता देता हूँ। जी। तू साथ न दे मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है। क्या बात है, आगे बहुत शानदार। इसमें देखिए समय जी, चेंज होता बहुत। रहता है, तो उस पे ये संतोषानंद जी ने नहीं लिखा, किसी और ने लिखा, इसी जी। का एक्सटेंशन बनाया गाने का। जी। ये वक्त की फितरत है, अंजाम बदल देगा, खुशियाँ जो ये छीनी है तो दर्द भी चल देगा, खुशियाँ हो के आंसू हो, सब कुछ यहाँ फानी है। फानी मीन्स बहुत टेम्पररी, बढ़िया। जी। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और थोड़ा यूथ के लिए मैं थोड़ा और संदेश देना चाहता हूँ जी। उत्तराखंड के जी। यूथ के लिए। देखिए, उत्तराखंड में हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना है, और जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बनना है। और अभी मैं मुनस्यारी भी गया था, जाता रहता हूँ पहाड़ों में, तो एक बेसिक लक्ष्य होता है, वो अभी उत्तराखंड 25 वर्ष पूरे हो गए, यहाँ अभी अचीव हो गया। बेसिक लक्ष्य ये था कि भाई यहाँ टूरिस्ट वगैरह आने लग जाएं, तो मुनस्यारी तक टूरिस्ट आने लगे। जी। लेकिन हमें वहाँ 2-2,500 रुपये अगर रूम लेने वाले टूरिस्ट आने लग जाए, 2-2,500 रुपये पर नाइट, हमें वहाँ पे संतुष्ट नहीं होना है। हमें जो है ना, उसे उत्कृष्टता की तरफ जाना है। हम लोगों को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह डेवलप करना है, अपना ह्यूमन रिसोर्स इस तरह ट्रेन करना है कि उत्तराखंड में लाख रुपये पर डे वाला टूरिस्ट भी आए। अभी हमारे पास ऐसा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हो सकता है कोई बड़ी जी। बड़ी कंपनी के होटल्स हों, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो जी। उत्तराखंडियों ने किया है, जो होम स्टे है या और चीज़ें हैं जिसका कि फ़ायदा डायरेक्टली उत्तराखंड को मिले, तो ऐसा अभी नहीं है। तो हमको अपनी जो मैन पावर ट्रेन करनी है, खासकर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से ट्रेन करनी है। जो अगर हम होम स्टेज वगैरह भी बना रहे हैं तो 2-3 हज़ार रुपये में संतुष्ट ना हो जाएं, और उसके ऊपर के बैंड वाले टूरिस्ट जो है उनको हम लोग अट्रैक्ट करें, और इस तरीके से करें। जी। और उसी तरह हम लोगों को फूड प्रोसेसिंग में बहुत काम करना है। बहुत सी जगहें हैं जहाँ पे बड़े अच्छे सेब होते हैं, आपको उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आपको पता है, और मैंने मुनस्यारी के आगे भी एक बूना जगह है, इन सारी जगहों में देखा है। जी। ट्रांसपोर्टेशन इतना महंगा है वहाँ से कि आगे जाके हम लोग मार्केट में compete नहीं कर पाते उस प्रोडक्ट को लेके, और कईयों बार इतना टाइम लगता है कि प्रोडक्ट हमारा ख़राब भी हो जाता है। जी। तो बजाय इसके अगर हम फूड प्रोसेसिंग करें, वो यूनिट्स डाल दें वहाँ पे, तो जो प्रोसेस्ड आइटम होगा, एक तो उसका ट्रांसपोर्टेशन आसान होगा क्योंकि टाइम भी मिल जाएगा, और वैसे उसकी वॉल्यूम भी कम होती है प्रोसेस्ड जी। आइटम की। और दूसरा आर्थिकी की जो है, जो वहाँ के लोगों की, उसमें इसका फ़र्क आएगा। ऐसे ही हमारे बहुत से लोग हैं जहाँ लोग पैदल चलते हैं, जैसे सपोज केदारनाथ में लोग पैदल जा रहे हैं, तो क्यों ना कुछ लोग बीच बीच में, आपको पता है आजकल मसाज करने की मशीन वगैरह आती हैं, जी। अदरवाइज भी मसाज करना, फुट मसाज करना एक स्किल है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से पॉइंट दबाने। हमारे कुछ लोग अगर उसमें ट्रेन हो जाएं तो एक सीज़न में इतना कमा लेंगे कि पूरे साल भर का उनका काम चल जाएगा। जी। तो इस तरह बहुत से आइडियाज़ हैं जो यहाँ पे किए जा सकते हैं और किए जाने चाहिए। तो मेन यही है कि हमारे लोगों को जो है बाहर जाके जॉब ढूंढने ना पड़े। और जब भी मैं कहीं जाता हूँ, दुनिया में कहीं भी जाता हूँ, तो होटल इंडस्ट्री में आपको गढ़वाल का शेफ़ तो जो है वो हमेशा गढ़वाल से मिलता है, जी। और जो सर्विस करने वाले लोग हैं वो कुमाऊँ से मिलते हैं। ये हमने आपस में, गढ़वाल कुमाऊँ ने एक जी। काम जी। बांट रखे हैं। तो
अब वो शेफ की जब मैं यात्रा पूछता हूँ, जर्नी पूछता हूँ, तो उस बेचारे ने बहुत मिनिमम लेवल से शुरू किया होता है। तो अपने इंस्टीट्यूशंस में हम लोग जो एक सर्टिफिकेशन कोर्सेस हैं, इनको आगे जाके फ्री में चलाने वाले हैं कि पहाड़ से लोग आएँ और वो बिल्कुल मिनिमम लेवल पे शुरू ना करें। जब वो जाएँ उनके पास कुछ ट्रेनिंग हो। ठीक है, इन इंडस्ट्रीज़ में हमारे लोग जाते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन कुछ ट्रेनिंग लेके जाएँ, सर्टिफिकेशन लेके जाएँ, जो एक अच्छे लेवल से वो शुरू करें और अच्छे लेवल तक वो जाएँ। थोड़ा सा अमर उजाला के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हम जो उत्तराखंड के लोग हैं, हमारे लिए उत्तराखंड आंदोलन बड़ा ही भावनात्मक आंदोलन था। तो उस समय जो न्यूज़पेपर हम लोगों की न्यूज़ कैरी करता था, उससे भी हमको बड़ा भावनात्मक लगाव हो गया। तो वो एक न्यूज़पेपर जो है अमर उजाला है। उस समय काफ़ी हम लोगों की खबरें जो यहाँ होती थी चीज़ें, और उन चीज़ों को कवर करता था। तो तब से अमर उजाला ने उत्तराखंड में लीड ली है। और आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, और अमर उजाला से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ग्राफिक एरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर कमल घनसाला जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि युवाओं को जॉब सीकर होने के बजाय जॉब क्रिएटर होना चाहिए। अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात इस तरह की शख्सियत से कराते रहेंगे। आप देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।